जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आज हम आपको करवाएंगे रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। यानी जो फीडबैक है, जो पृष्ठपोषण है, वो किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और अध्यापकों के लिए सहयोगी होता है, उनकी मदद करता है या उनकी क्या भूमिका रहती है। जो पृष्ठपोषण है उसकी विद्यार्थियों के लिए, माता पिता यानी अभिभावकों के लिए और अध्यापकों के लिए भूमिका का वर्णन आज हम करेंगे। अधिगमकर्ता की अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए पृष्ठपोषण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी फीडबैक, रीइंफोर्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यार्थी में डोज का कार्य करती हैं कि किस प्रकार का वो कार्य कर रहा है और किस दिशा में उसको निर्देशित किया जाना है। फीडबैक विद्यार्थी के जो कार्य हैं, उन कार्यों का अच्छे और बुरे परिणामों के आधार पर उन्हें सचेत करना, उन्हें निर्देशित करना, विद्यार्थियों को सलाह देना, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है, जिसमें अपने कार्यों से विद्यार्थी खुद समझ जाते हैं। अभिभावक और जो अध्यापक हैं वो मिलजुल कर विद्यार्थियों की या अधिगमकर्ता की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए उन्हें फीडबैक देते हैं, पृष्ठपोषण देते हैं। अधिगमकर्ता की मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करके अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है, सही किया जा सकता है और जो उद्देश्य हैं, निर्धारित जो उद्देश्य हैं, उनको फीडबैक या पृष्ठपोषण से सही दिशा में लाया जा सकता है, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी पृष्ठपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के लक्ष्य को पूरा करना ये फीडबैक से संभव हो पाता है। मूल्यांकन कोई व्यर्थ का कार्य नहीं है। मूल्यांकन से विद्यार्थी में कितने व्यावहारिक परिवर्तन हुए हैं, विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है, इस बात की जानकारी उन परिणामों से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के जो विद्यार्थियों से क्वेश्चन किए जाते हैं, विद्यार्थी उनके आंसर देता है, उससे क्या परिणाम निकलता है, यानी विद्यार्थी के व्यवहार में कितने चेंज आए हैं, उसके आधार पर विद्यार्थियों को फीडबैक दी जाती है। छात्रों के व्यवहार में अभिप्रेरित जो बदलाव हैं, उसका उद्देश्य ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि इन उद्देश्यों को निर्धारित या अधिगम स्तर के रूप में या छात्रों के व्यवहार में अभिप्रेरित बदलाव करने से को प्रभाषित करने से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए मूल्यांकन आंकड़ों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार करने से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि विद्यार्थी ने किस क्षेत्र में या किस विषय में कितने परिणाम प्राप्त किए हैं, इस बात को दर्शाया जाता है। और उद्देश्यों, छात्रों में जो निर्धारित उद्देश्य हैं, उनके अधिगम स्तर को ये कितना प्रभावित कर पाया है, कितना विद्यार्थी सीख पाए हैं, उसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है और मूल्यांकन के बाद ही विद्यार्थियों का पृष्ठपोषण किया जाता है, उनको फीडबैक दी जाती है। इस सब कार्यक्रम की जो रचना है छात्रों के अधिगम स्तर के आधार पर की जाती है। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग के बाद विद्यार्थियों का तो कार्य रूप दिया जाता है, कार्य करवाने के बाद विद्यार्थियों के मूल्यांकन किया जाता है
और मूल्यांकन के बाद जिस प्रकार का परिणाम होता है उस प्रकार का ही विद्यार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। परिणाम के आधार पर ही उचित विश्लेषण द्वारा छात्रों को विशेष स्तर का निर्धारण किया जाता है। आंकड़ों के द्वारा शैक्षिक तथा अशैक्षिक किसी भी क्षेत्र में लगातार परीक्षण किया जाता है और अंत में उनकी जांच या परिणामों की प्रगति के आधार पर एक इस प्रकार का विवरण तैयार किया जाता है जिससे पहले आंकड़ों का विश्लेषण विभिन्न स्तर पर हो सके। ये जो विश्लेषण है, जो विद्यार्थियों का जो कार्य है, इसको हम 4 प्रकार से ले सकते हैं। विषय अनुसार विद्यार्थियों की जांच की जा सकती है। विद्यार्थियों की जांच निष्कर्षों के आधार पर की जा सकती है, शीर्षक के अनुसार की जा सकती है या छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार की जा सकती है। जिस प्रकार से यदि हम माने कि विषय के अनुसार कैसे होगा, क्योंकि किसी भी एक विषय को लेकर कोई भी एक टीचर किसी भी विद्यार्थी के बारे में अपनी राय निर्धारित नहीं कर सकता। इसके लिए उसे फीडबैक देते समय जो उसके अन्य विषय हैं उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ता है। विषय अनुसार अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक छात्र है तो उसके पास विभिन्न विषय हैं, गणित है, विज्ञान है या भाषा है। अब हम देखते हैं कि उसकी जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं में वो हाईएस्ट जो अंक है वो कहाँ ले रहा है, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है या फिर पहले ठीक था अब वो पीछे जाता जा रहा है। इस विश्लेषण के आधार पर कक्षा के सभी जो छात्र हैं, यदि देखा जाए कि वो मान लीजिए विज्ञान विषय है कि विज्ञान विषय में क्या सभी छात्र कमज़ोर हैं या किसी भी छात्रों का जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, वो संतोषजनक नहीं रहा, तो हम किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी को उसके लिए दोषी नहीं मान सकते। जबकि जो गणित विषय है उसमें विद्यार्थियों के यदि बहुत अच्छे अंक आए हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन से विद्यार्थी हैं जो एवरेज से नीचे आए हैं। उसी प्रकार से जो अन्य कोई भी भाषा से संबंधित है, भाषा में भी आगे की उसका ग्रामर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, प्रोज में इंटरेस्ट है या फिर पोइट्री में है, उस विषय पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये है विषय अनुसार विश्लेषण करना। उसके बाद है अधिगमकर्ता के निष्कर्ष के अनुसार विश्लेषण करना। निष्कर्ष से भाव है कि जितने भी जो उद्देश्य हैं उनकी उपलब्धि क्या संतोषजनक रही है। विश्लेषण के आधार पर या निष्कर्ष के आधार पर मान लीजिए एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, उनका निष्कर्ष निकाला गया। निष्कर्ष में भाव उदाहरण विद्यार्थियों ने कैसे दिए, अनुवाद विद्यार्थियों ने कैसा किया, तुलना कैसे की या वर्गीकरण करना। इस प्रकार से हम विद्यार्थियों की जांच करते हैं, जिसमें मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के विद्यार्थी हैं। उनके नाम हम अलग अलग से ABCD जैसे दे सकते हैं। अब मान लीजिए अनुवाद करना है, किसी एक विद्यार्थी ने अनुवाद में कोई किसी के 55 हैं, किसी के जैसे 75 हैं या 85 हैं, फिर 75 हैं और फिर 80 हैं। इस प्रकार के यदि मार्क्स आए हैं तो फिर यदि देखा जाए तो उदाहरण जब विद्यार्थियों से लिए गए तो उसमें विद्यार्थियों ने 70, 68, 82, 75 या 55 इस प्रकार के अंक लिए। उस प्रकार से अगर हम देखते हैं यदि विद्यार्थियों में कोई तुलना करवाई गई है तो उसमें 20, 18, 21, 17, 16 इस प्रकार के विद्यार्थियों ने अंक लिए। अब इन आंकड़ों से निष्कर्ष क्या निकलता है कि उद्देश्य की उपलब्धि संतोषजनक कहाँ नहीं रही। जैसे तुलना में है, सभी विद्यार्थियों का बड़ा निम्न स्तर का रिजल्ट है, बहुत कम विद्यार्थियों ने अंक लिए हैं। उसी प्रकार से छात्रों में उदाहरण देना और
छात्रों में अनुवाद करने की जो योग्यता है वो अच्छी है, जबकि वर्गीकरण करने की योग्यता अच्छी नहीं है। मान लीजिए 14 या 16, 18, 23, 29 इस प्रकार के यदि बच्चों ने कुछ नंबर लिए हैं तो माना जाता है कि तुलना करना और वर्गीकरण करना बच्चों को नहीं आता, जबकि अनुवाद और उदाहरण देने में विद्यार्थी सक्षम हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है उनको निष्कर्ष के आधार पर जांचा जाता है। निष्कर्ष के बाद है विद्यार्थियों को शीर्षक देने अनुसार कि विद्यार्थी किस प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को यानी हम अगर लेते हैं कि किसी विषय की समझ है या नहीं है, शीर्षक के अनुसार है। विद्यार्थी किस कार्य को समझ पाते हैं, विद्यार्थियों में व्याकरण की समझ कितनी है, विद्यार्थियों में पोइट्री की समझ कितनी है, या छात्र किसी भी एक विषय को, जीवनी को या किसी भी शैली को अच्छे से पकड़ पाते हैं या नहीं, उसको हम शीर्षक के अनुसार रखते हैं। उसके बाद है कि विद्यार्थियों में प्रक्रिया के विश्लेषण के अनुसार यदि हम देखें कि कितने विद्यार्थियों में, जैसे कोई एक तालिका बना ली जाती है और उस तालिका में उन छात्रों के अंक प्रतिशत दर्शाए जाते हैं जिन्हें विकल्प या हल याद करना होता है। इस प्रकार से जो भी सही का चिन्ह होगा वो सही दर्शाता है, यदि नहीं होगा तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी के जो प्रक्रिया के अनुसार हम विश्लेषण करते हैं कि विद्यार्थी की जो प्रक्रिया है, जो विद्यार्थी के पूरा जो स्कोरिंग है उसके अनुसार विद्यार्थी को हम फीडबैक करते हैं। इसके बाद है, ये तो था बच्चों के लिए, विद्यार्थियों फॉर स्टूडेंट्स, रोल ऑफ फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स। अब है रोल ऑफ फीडबैक फॉर पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए इसकी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि पृष्ठपोषण अभिभावकों के लिए तथा प्रशासकों के लिए, क्योंकि छात्रों की प्रगति इन दोनों पर निर्भर करती है, उसका भला सोचने वाले हैं। छात्रों की कमियों से उनको अवगत करवाया जाना चाहिए कि ताकि वो इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण कर सकें कि छात्रों की कमियों को दूर किया जा सके। अभिभावक और प्रशासक जब शिक्षक का सहयोग करते हैं तो पृष्ठपोषण का जो कार्य है, पृष्ठपोषण का जो उद्देश्य है, ये सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। अभिभावक भी अपने बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अतः अभिभावक और प्रशासकों के लिए पृष्ठपोषण की भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, और अब हम करते हैं पृष्ठपोषण का अध्यापकों के लिए भूमिका। शिक्षकों के लिए उनकी छात्रों की गलतियों को दूर करने के लिए उनका विश्लेषण कर उपयोग तथा उन तथ्यों या सिद्धांतों आदि की पहचान एक अध्यापक कर सकता है जिसके प्रति छात्र को कठिनाइयाँ हैं। यदि कक्षा में अधिकतर छात्र किसी भी एक धारणा के उत्तर देने में योग्य नहीं हैं, किसी भी एक विषय, किसी एक क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री की कोई कमी हो सकती है। ये शिक्षण सामग्री की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार से कुछ जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो अवधारणाएं हैं, उनमें गलती छात्रों की भी हो सकती है, छात्रों के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ देखी जाती है कि अधिकतर छात्र उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन दोनों की अवस्था में शिक्षक द्वारा कुछ उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ उपायों को एक अध्यापक प्रयोग में ला सकता है जिससे कि विद्यार्थियों को फीडबैक देकर, पृष्ठपोषण करके उनकी कमियों को दूर किया जा सके। यदि किसी भी विशिष्ट अवधारणा के लिए कक्षा में जो अधिकतर छात्र हैं वो उनकी उपलब्धि निम्न स्तर की रहती है, यानी
एक क्वेश्चन को अधिकतर विद्यार्थी हल नहीं कर पाते हैं, तो शिक्षक को वो क्वेश्चन एक मेथड चेंज करके दोबारा से पढ़ाने का, बताने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि किसी अवधारणा को समझने में कुछ छात्र असमर्थ हैं, तो वे छात्र शिक्षक की सहायता से, शिक्षक उनकी सहायता से कर सकता है या शिक्षक की सहायता से कक्षा में दूसरे छात्रों से भी सहयोग प्राप्त करवा सकता है या करने के लिए कह सकता है। शिक्षक के द्वारा जो रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग है वो गुण नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है, यानी किस प्रकार के कितने विद्यार्थी में क्वालिटीज़ हैं, कितने विद्यार्थी में गुण हैं, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। यदि विषय वस्तु या उद्देश्य दोनों एक हैं, दोनों समरूप हैं, तो शिक्षक एक वर्ष के कार्य को दूसरे वर्ष के कार्य से तुलना कर सकता है। इस अवस्था में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के छात्रों को में बदल जाते हैं, परंतु फिर भी सामान्य मूल्यांकन व्यापक छवि प्रस्तुत करेगा, क्योंकि जिस क्लास का विषय होता है, चाहे वो दूसरे स्तर में भी उसी प्रकार के विषय हों, परंतु उन्हें मेथड चेंज करके विद्यार्थियों को करवा देना चाहिए। शिक्षक अपने ज्ञान और शिक्षण विधियों को उन्नत कर सकता है। ये शिक्षकों के लिए सुझाव हैं कि वो यदि संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, यदि बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अपने शिक्षण विधियों को उन्नत बनाना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष में एक बार शिक्षक के लिए अंत सेवा परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसमें जो इन सर्विस जो एक क्लासेस हैं, जो ट्रेनिंग है, वो अध्यापकों को करवाई जानी चाहिए और अध्यापकों को ऐसे जो रिफ्रेशिश कोर्सेज हैं उनको अपनाना चाहिए। उनके लिए, अध्यापकों के लिए ऐसे कोर्सेज का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्था के मुखिया को चाहिए कि वो शिक्षण की गुणवत्ता का परीक्षण करे और शिक्षक की जब उसे ज़रूरत पड़े तो शिक्षक की मदद के लिए वो हर समय तैयार रहे। तो ये थे बच्चों एक अध्यापक की भूमिका की पृष्ठपोषण में अध्यापक अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। लेकिन कोई भी अध्यापक विद्यार्थी के विषय में यूं ही बिना सोचे समझे, बिना दूसरे जो शिक्षक साथी हैं उनकी सहायता लिए बिना किसी भी विद्यार्थी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता। मान लीजिए अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि 100 में से एक विद्यार्थी के मान लो 55 अंक एक विद्यार्थी ने लिए, लेकिन यदि देखा जाए तो बच्चे के यदि 55 अंक हैं तो कम हैं, लेकिन फिर भी यदि पूरी जो कक्षा है यदि उसमें 65 सबसे हाईएस्ट हैं और 40 या 30 समझ लो, 30 मान लो लोएस्ट हैं, 30 लोएस्ट हैं और 65 हाईएस्ट हैं, तो एक विद्यार्थी के यदि 55 हैं तो उसे हम कमज़ोर नहीं मान सकते। तो ऐसे में अध्यापक को विवेकशील होकर ये निर्णय लेना चाहिए कि कक्षा में ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बाकी और कितने विद्यार्थी हैं, क्या सभी के सामने प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हाँ, यदि एक विद्यार्थी या एक विषय की हम बात करते हैं, गणित विषय में बच्चों किसी के 80 हैं, 85 मान लो हाईएस्ट हैं और किसी के हम मानते हैं कि 40 हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि मैक्सिमम जो रेशो है, वो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या 60 से अबव हैं, क्या वो 60 या 55 से ऊपर हैं, तो फिर हम उसको सोच सकते हैं कि इसे फीडबैक की आवश्यकता है, ये बच्चा सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन यदि सभी बच्चों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अध्यापक में कमी है या अध्यापक की शिक्षण विधियों में कमी है, अध्यापक के पास शिक्षण सामग्री का अभाव हो सकता है, अध्यापक का अपना इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस विषय में विचार किया जाना चाहिए।
अंत में हम कह सकते हैं कि फीडबैक एक विद्यार्थी के लिए एक बूस्टर का काम करता है, एक विद्यार्थी के लिए एक सहारे का काम करता है, जो समय समय पर उसे मिलता रहना चाहिए। फीडबैक से ही विद्यार्थियों को पता चलता है कि वो किस दिशा में आगे जा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।